नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन ठाकुर। इस चैनल पे आपका दिल से धन्यवाद। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड रिलेटेड कोई क्वारी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टर आज स्टॉक मार्केट में फंसे हुए हैं, लगातार गिरावट जारी है। एंड देखें तो इंडियन इंडाइसेस यानी IT के सेक्टर ले ले या सेक्टोरियल बात करें या थीमेटिक बात करें तो सारे इंडाइसेस में लगभग कहीं ना कहीं 2% 2.5% के आसपास क्रैश हुए हैं। एंड निफ्टी 50 की बात की जाए तो वो भी लगभग अभी जो कि 24,000 के आसपास आ चुकी है। तो यहाँ से क्या फिर से रिकवर कर सकते हैं, क्या ब्रेकआउट हो सकती है? तो इसमें जेफरीज ने बताया कि 26,500 का टारगेट हो सकते हैं बाय दिसंबर इसी ईयर में, लेकिन ये हो सकता है उन संभावनाओं के प्रति। हालांकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ये गिरावट इसी साल नहीं हुई है, इससे पहले भी इससे बड़े बड़े गिरावट हो चुके हैं। दोस्तों, आज हम उन सारे डेटा को आपके सामने शेयर करने वाले हैं एंड बताएंगे कि किस तरह इससे पहले भी इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन फिर भी वहाँ से कहीं ना कहीं रिकवरी हुई है। तो रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में यही चीज़ें घूम रही है आजकल, क्या म्यूचुअल फंड सही है? तो जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है, बट अगर आप ऐसा रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। आपको स्टॉक मार्केट के हलचल से, डैशबोर्ड से बार बार आपको मोबाइल वगैरह नहीं देखना होगा एंड बार बार आपको स्टॉक अपडेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये पैसा आपको अगर 1,000 रुपये का, 500 रुपये का अगर SIP करते हैं तो 10 साल 20 साल में करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये है SIP की ताकत और म्यूचुअल फंड सही भी है। तो दोस्तों, आज हम बता रहे हैं 3 ऐसे मेजर रीजन जिसके कारण स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी है एंड कहीं ना कहीं करेक्ट हुई है। पहले रीजन की बात की जाए दोस्तों तो ये गोल्ड अट्रैक्शन हो गई। जिस तरह से इंडियन इक्विटी मार्केट लगभग देखे तो पिछले 1 साल में कुछ खासा रिटर्न नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है या कोई भी इन्वेस्टर है जिसकी मानसिकता होती है कि रिटर्न कमाना, चाहे आप भी हो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बदले कोई रिटर्न न मिले तो क्या आप ऐसे इन्वेस्टमेंट में, इस तरह के इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो जिस तरह से गोल्ड के प्रति अट्रैक्शन हुई है एंड पिछले 1 साल में देखा जाए तो सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट अगर कोई रहा है तो गोल्ड का रहा है। अभी देखा जाए तो लगभग 1,20,000 के आसपास क्रॉस होने वाली है पर 10 ग्राम यानी 24 कैरेट गोल्ड की रेट। तो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट दिया है तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है उन्होंने इक्विटी मार्केट से पैसा निकाले हैं, कैश निकाले हैं एंड उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इक्विटी मार्केट को के प्रति जो हलचल है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि गोल्ड के प्रति हमें निवेश करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दूसरे रीजन की बात की जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं ट्रम्प टैरिफ। जब तक ये ट्रम्प की गवर्नमेंट है US में, इस तरह के मार्केट में सेंटीमेंट आते रहेंगे एंड इस तरह मार्केट कहीं ना कहीं करेक्शन के मूड में हमेशा रहेगी। उसने बहुत ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कहीं ना कहीं इंडियन इक्विटी मार्केट और ग्लोबल मार्केट को भी इम्पैक्ट किया है। देखें तो ग्लोबली भी पिछले 1 साल से उतने अच्छे खासे रिटर्न नहीं दिए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में एक सवाल आ जाता है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर को सारा माल बेच करके और कैश अपने पास रखना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि रिटर्न अच्छे जनरेट होंगे। कोविड-19 में उस समय निफ्टी लगभग 12,000 रुपये पर थी और अभी देखा जाए तो लगभग 25,500 को भी हाई कर चुकी थी। तो देख सकते हैं आप कैसे 2020 के बाद से सीधा डबल से भी थोड़ा ज़्यादा मार्केट ने मूवमेंट किया है। निफ्टी 25,500 पे चली गई है। हालांकि कोविड-19 में उस समय मार्केट कैप 2 ट्रिलियन के आसपास थी, जो भी 5 ट्रिलियन हो गई है। तो किस तरह से मार्केट में मूवमेंट होती है एंड लॉन्ग टर्म में किस तरह से रिटर्न बनते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करने जा रहा हूँ जिसको आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में किस तरह से आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सेंसेक्स ने या निफ्टी ने इससे पहले भी बहुत बार गिरावट झेली है, बट वहाँ से कैसे मार्केट मूवमेंट दिया है एंड किस तरह से मार्केट रोल आउट करके ऊपर की तरफ गई है, तो एक डेटा आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मार्च 2020 का है जब सेंसेक्स लगभग 4,000% के आसपास गिरी थी कोविड के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे नवंबर 2016 को देख सकते हैं आप, जब सेंसेक्स लगभग 1,600 पॉइंट के आसपास गिरी थी जब डिमोनेटाइजेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया था। एंड अगस्त 2015 में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेंसेक्स लगभग 1,600% गिरा था जब चाइना का इस्तांबुल सुकआउट हुआ था। एंड जनवरी 2008 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंसेक्स लगभग 1,400% गिरी हुई थी।
उस समय ग्लोबल इम्पैक्ट थे एंड ग्लोबली भी देखा जाए तो उस समय पूरे दुनिया में सारा इंडाइसिस कहीं ना कहीं फॉल आउट हुए थे। अप्रैल 1992 हर्षद मेहता का केस, उस समय लगभग सेंसेक्स 570 पॉइंट नीचे गिरी हुई थी जब हर्षद मेहता ने BR यानी बैंक रिसिप्ट के जरिए 1000 करोड़ के आसपास उसने स्टॉक मैनिपुलेशन किया था। तो हालांकि उस समय ये मार्केट उतने अच्छे मूवमेंट में नहीं थी एंड मार्केट को कहीं ना कहीं हर्षद मेहता ने बुल ट्रेंड में लेके गया था एंड वहाँ से मार्केट रिकवर हुआ था और लगभग उस समय भी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1992 में 570 पॉइंट नीचे गिरे थे सेंसेक्स। हालांकि उसके बाद भी ऐसा नहीं है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं रिकवरी हुए हैं। तो दोस्तों हमने आपको एक डेटा के हिसाब से बताया कि किस तरह से मार्केट में इससे पहले भी बहुत ज़्यादा करेक्शन हुए हैं एंड वहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं रिकवर किए हैं। तो आपको उन सेंटीमेंट को समझना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करते रहना चाहिए ताकि आपका अच्छा रिटर्न जनरेट हो। तो दोस्तों फिर आपके माइंड में ये सवाल जरूर आता होगा, तो फिर क्या बियर मार्केट में जबकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहे हैं तो क्या हमें स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। आपको अगर कोई फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी मिलती है तो उसमें आप जा सकते हैं, क्योंकि बियर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए। यहाँ पे जो बहुत अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है वो आपको 50% 20% डिस्काउंट पे मिलती है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई कंपनी 3000 रुपये उसका प्रति शेयर है तो आप बियर मार्केट में अगर वो 50% क्रैश हो चुकी है, 50% क्रैक हुए है, तो वहाँ पे आपको वो 3000 की शेयर मात्र 1500 रुपये में आपको मिल जाएंगी। तो लॉन्ग टर्म में आपको पहले ही आपने वैल्यूएशन में यानी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आपने खरीदा है तो उसमें रिटर्न कमाने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम 3 ऐसे कंपनी के बात करेंगे जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है ही, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 70% के आसपास है एंड ये तीनों कंपनी बहुत ही अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। पहली कंपनी की बात की जाए तो दोस्तों अडानी पावर। अडानी पावर की बात की जाए तो दोस्तों ये इंडिया का लार्जेस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करती है। लगभग देखा जाए तो 102 बिलियन यूनिट कैपेसिटी है इसकी। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए दोस्तों तो 75% है, एफआई इसमें 13% है, रिटेलर की बात की जाए तो 10% है एंड 5 ईयर में लगभग 2000% रिटर्न दिया है। यानी आपके पैसे को 5 साल में यानी कोविड के बाद 2020 में भी अगर आपने इस स्टॉक में 5000 रुपये लगाए होते तो जैसे 2000% का रिटर्न दिया है तो आपके 5000 रुपये 1 लाख रुपये में कन्वर्ट हो गए होते। तो किस तरह से लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलता है वो स्टॉक आपको बताती है। दोस्तों सेकंड बात कंपनी की बात की जाए तो वरुण बेवरेज लिमिटेड है। ये पेप्सिको का सबसे बड़ा डीलरशिप, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बात की जाए तो इंडिया में सबसे बड़ा डीलर अगर कोई है तो पेप्सिको का है। पेप्सिको इंडिया में ही नहीं बल्कि मलेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान जैसे अदर कंट्री में यानी एशिया पैसिफिक कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपैंड की हुई है। लार्ज कैप की कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए दोस्तों तो इसमें लगभग 60% प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस 22% है। रिटेलर की बात की जाए तो लगभग 7.80% है एंड 5 ईयर रिटर्न की बात की जाए तो 600% का ये रिटर्न जनरेट करके ऑलरेडी दे चुकी है। तो यहाँ पे इसके जो पॉपुलर ब्रांड है वरुण बेवरेज का वो मिरिंडा है, स्टिंग है एंड सेकंड की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं माउंटेन ड्यू है, गैटोरेड है। जरूर आपने कोई ना कोई इसमें से ड्रिंक ली होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से ये कंपनी इतनी पॉपुलर है एंड फेमस हो चुकी है। तीसरी कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो ये है कोचिन शिपयार्ड। ये इंडियन नेवी के लिए एंड कमर्शियल यूज के लिए शिप बनाती है एंड वेसल को रिपेयरिंग वगैरह करती है। तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो लगभग 68% है। एफआईएच की बात की जाए तो 4% है एंड रिटेलर की बात की जाए तो 22% है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर प्रमोटर होल्डिंग आपको 50% से ऊपर मिले तो कहीं ना कहीं जो कंपनी बनाई होती है, जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं उसका बिलीव ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं वो आपसे और हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो अगर प्रमोटर का बिलीव है उस कंपनी में, उस पार्टिकुलर कंपनी में, तो आपको भी करना चाहिए कि किस तरह से आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इन पार्टिकुलर कंपनी में। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को ये सारे शेयर ने अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं एंड भविष्य में भी उम्मीद है कि ये सेक्टर अच्छा करेगी। तो दोस्तों चलिए इन तीनों कंपनी का कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। एंड फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या इस सेक्टर में, इस बियर मार्केट में भी हमें चांसेस है क्या नहीं, क्या इस
स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ जा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो लगभग 2,82,000 करोड़ यानी लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि लार्ज कैप की कंपनी है। करेंट प्राइस की बात की जाए तो लगभग 146 की है। एक शेयर आप अगर लेना चाह रहे हैं तो लगभग 150 रुपये के आसपास ये अडानी पावर की शेयर मिल जाएंगी। ROC की बात की जाए तो लगभग 22% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो लगभग 26% है। प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लगभग 75% है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर लगभग 18% से ऊपर कोई अगर प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों तो अच्छी मानी जाती है यहाँ पे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा है, लगभग डबल है, 37.6% है। डेट की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी पे लगभग 40,000 करोड़ की डेट है यानी कर्ज है। अगर 3 लाख करोड़ की कंपनी है, अगर 40,000 करोड़ उसके ऊपर कर्ज है तो देख सकते हैं कि ज़्यादातर कर्ज की इसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। 0.70 डेट टू इक्विटी रेशियो है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक और मेजर इंपॉर्टेंट के बारे में, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में हमें समझ में आती है दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2023 से ही अगर ले लें तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी कैपिटल में इसके 3,857 थे, 3,857 एंड 3,857, यानी इसको देखे जाए तो लगभग मार्च 2020 से मार्च 2025 तक ये इक्विटी कैपिटल इसका फ्लैट रहा है। रिजर्व्स की बात की जाए तो हालांकि रिजर्व्स ने कंपनी अच्छे से मेंटेन किया है। 2020 में देखा जाए तो लगभग 2624 करोड़ के आसपास थी, जो सीधा 52,000 के आसपास हो गई दोस्तों। तो किस तरह से इन्होंने रिजर्व्स को बढ़ाया है। बोरोइंग हालांकि कंपनी के पास थोड़ा सा कम हुआ है। मार्च 2023 में देखा जाए तो 42 करोड़ के आसपास थी, जो कि लगभग 39,000 करोड़ के आसपास हो गई। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने बोरोइंग को कम किया है। एंड बात करते हैं इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर में भी आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग यहाँ पे 70, जैसे मैंने पहले ही बताया कि लगभग यहाँ पे 75 के आसपास यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है। FIIs की बात की जाए तो 13% है, 13% है। एंड DIs की बात की जाए तो 2% है। एंड पब्लिक की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे 11% के आसपास ही पब्लिक है। तो अगर पब्लिक की जो होल्डिंग होती है ना दोस्तों, अगर वहाँ पे कम है तो अच्छी कंपनी मानी जाती है, वेल बैलेंस कंपनी मानी जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस की सेगमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये सेल्स को किस तरह से मैनेज कर पा रही है। मार्च 2024 में सेल कितना था, 50,351 करोड़। मार्च 2025 में बात की जाए तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 56,000 करोड़ थी, और इस जो ट्रेलिंग मंथ है यानी इसमें लगभग 55,357 करोड़ के आसपास है। अब सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैसे मैनेज करें, कैसे देखा जाता है, तो एक्सपेंसेस देख सकते हैं कि 34,000 करोड़ रुपए इनको खर्च होते हैं 55,000 करोड़ कमाने के लिए। तो वहाँ पे जो उन दोनों को जो आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं 20,796 है, और इसको परसेंटेज में निकालो तो 38% के आसपास होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मार्च 2020 में जो कि 22% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी, उसको सीधा इस साल देखें तो लगभग 2025 में ऑलमोस्ट लगभग डबल ही कर दिया है, लगभग 38% के आसपास इसका अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कंपनी का लगभग 12,142 करोड़ है। एंड मार्च 2024 में बात की जाए तो लगभग 20,829 करोड़ के आसपास थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं CAGR, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इन्वेस्टर इसी के लिए निवेश करते हैं कि उसे अच्छी CAGR मिले। तो 3 ईयर में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे 25% के आसपास CAGR है। 10 ईयर की बात की जाए, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए 10 ईयर में देखा जाए तो 40% के आसपास है। 5 ईयर में बात की जाए तो 82% है। एंड 3 ईयर की बात की जाए तो लगभग 25% के आसपास है। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड करते हैं तो आपको 82% CAGR यानी इससे समझ सकते हैं कि आपको पैसे को कई गुना कर दिया होता। बैलेंस शीट भी ओके है। तो इस तरह से इस कंपनी का हमने एनालिसिस किया। नेक्स्ट कंपनी को लेते हैं दोस्तों, एंड नेक्स्ट कंपनी हमारे राड पे है, वो है वरुण बिवरेज लिमिटेड। वरुण बिवरेज लिमिटेड को देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि ये देख सकते हैं इसका जो फ्रेंचाइज ब्रांड है वो देख सकते हैं पेप्सी है, ट्रॉपिकाना है, स्लाइस है, 7 अप है, कुरकुरे है, एक्वाफिना, लिप्टन, डोरिटोज, मिरिंडा, ये सारी चीज़ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये सारी कंपनी के ये सारे ब्रांड है।
तो देख सकते हैं किस तरह से ये इसमें से कोई ना कोई ब्रांड दोस्तों आपने ज़रूर यूज किया होगा। तो जिस चीज़ को वॉरेन बफेट ने हमेशा एक चीज़ पे फोकस किया है, वो हमेशा बताते हैं कि जो बिज़नेस आपको समझ में आ जाए उन्हीं में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये बिज़नेस आपको समझ में आ रहा है, लगभग हर घर में कोई ना कोई पेप्सी ज़रूर यूज किया होगा, कुरकुरे, स्टिंग ज़रूर यूज किया होगा। तो इसी से समझ सकते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। अब कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास। तो इसी से समझ में आता है कि ये लार्ज कैप की कंपनी है। करेंट प्राइस की बात की जाए तो लगभग 445 करोड़ के आसपास है। अगर एक शेयर आप खरीदने जाए तो आपको 450 रुपये देने पड़ेंगे। स्टॉक का पी देखें तो लगभग 52% है, एंड इंडस्ट्री का पी देखें तो 83 है। तो इसके मुकाबला ये कम है। इंडस्ट्री लगभग 83 जनरेट कर पा रही है, तो ये लगभग 53 के आसपास जनरेट कर रही है। आरओसी की बात की जाए दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे देख सकते हैं 25% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 23% है। प्रमोटर की होल्डिंग, जो कि सबसे बड़ी बात होती है, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं 60% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.5% देख सकते हैं। करेंट रेशियो एंड इंट्रिंसिक वैल्यू 216 रुपये है। अब दोस्तों इसके और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 DMA एंड 200 DMA को मैंने यहाँ पे लगाया है आपको बताने के लिए कि क्या अभी कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो येलो कलर की जो लाइनिंग दिख रही है ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो 50 DMA लगाया यानी 50 डे मूविंग एवरेज येलो कलर की है। इन ग्रे कलर की जो ये लाइनिंग है दोस्तों, ये लाइनिंग आपका 200 DMA है। तो 50 और 200 DMA के भी नीचे है। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि आप अभी कंपनी अंडर वैल्यूड है। यहाँ से आप फोकस कर सकते हैं इन कंपनी पे। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, कंपनी का सेल्स वगैरह देख लेते हैं। तो सेल्स देखे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म से ही पकड़े तो भी अगर 2022 से देखें तो सेल्स 4,957, 3,000, 2,200, 3,800 एंड अभी देखा जाए तो मार्च 2025 में 5,567, यानी कंपनी की सेल्स कहीं ना कहीं बढ़ी है। बट ये कंपनी को अगर सेल्स कर रही है 7,000 करोड़ की, तो इसको खर्च भी करने पड़ रहे हैं 5,000 करोड़। तो वहाँ पे इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगभग 2,000 करोड़ के आसपास है। एंड परसेंटेज में बात की जाए तो 28% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है। बात कर लेते हैं डिप्रिसिएशन भी कंपनी का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जून 2024 में 242 था, सितंबर में, यानी ये क्वार्टरली है, दिसंबर में देखा जाए तो यहाँ पे 224 था, एंड अभी देखा जाए तो 273, यानी डिप्रिसिएशन भी कंपनी की बढ़ रही है। चलिए और भी इम्पोर्टेंट डेटा कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर का सबसे बड़ा सेंटीमेंट होता है रिटर्न कमाने के, तो ये यहीं से बनते हैं। तो यहाँ पे 5 ईयर का देखा जाए दोस्तों, तो 5 ईयर में स्टॉक का CAGR यानी कैपिटल जो अपना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है वो 48% है 5 ईयर में। 3 ईयर में देखा जाए तो 29% है। 1 ईयर में बात की जाए तो लगभग -29% है। तो हालांकि पिछले 1 साल में देखा जाए तो इंडिया के कई सेक्टर में अच्छे रिटर्न नहीं आए हैं। तो इससे हम ये नहीं नज़रअंदाज कर सकते कि ये सेक्टर ने अच्छा नहीं किया है, बल्कि बहुत ऐसे सेक्टर है जो पिछले 1 साल से उतने अच्छे रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग क्या स्टील है। तो प्रमोटर की होल्डिंग कहीं ना कहीं घटाई है। सितंबर 2022 में देख सकते हो दोस्तों लगभग 64% के आसपास थी, वो अभी 61% के आसपास है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं जून 2024 में 5%, सितंबर 2024 में 5%, दिसंबर 2024 में बात की जाए यानी क्वार्टरली है ये 7%, मार्च 2025 में 19% यानी अभी बात की जाए तो 11% के आसपास DIs की होल्डिंग है। एंड पब्लिक सिर्फ 8% है। प्रोमोटर की FIs की DIs की भी अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 90% तो यही कवर किए हैं, सिर्फ 10% ही पब्लिक है। तो ये अच्छी बात होता है कि अगर DIs
वगैरह ने वहाँ पे अच्छे से फोकस किया हुआ है। अब तीसरी कंपनी की बात की जाए दोस्तों, तो तीसरी कंपनी का यहाँ पे बात कर लेते हैं कोचिन शिपयार्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कोचिन शिपयार्ड की मुख्यतः बिजनेस क्या है, तो पहले तो उसके बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड इनटू शिप बिल्डिंग डिफेंस, यहाँ पे देख सकते हैं डिफेंस कमर्शियल ऑफशोर, यानी जो कमर्शियल शिप वगैरह यूज जो होते हैं उसको बनाती है कंपनी। डिफेंस के इंडियन नेवी के लिए काम करती है, शिप रिपेयर करती है, मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड स्ट्रेटेजिक एडवांस सॉल्यूशन, एंड इट हैज़ बिल्ट एंड डिलीवर 21 लार्ज वेसल्स भी, 21 जो बड़े समुद्र में जो जहाज चलते हैं दोस्तों, उस सारी जहाज को ये रिपेयरिंग करती है एंड नई भी बनाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, उससे हमें अंदाजा आ जाएगा कि कंपनी कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिड कैप की साइज की कंपनी है, लगभग 50,000 करोड़ की कंपनी है। करेंट प्राइस की बात की जाए तो 1874 रुपये है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 16% है। एंड डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो 0.09 है, यानी अगर कंपनी के पास 0.50 यानी आधे से भी कम कर्ज है तो ये अच्छी बात होती है किसी कंपनी को हेल्थ बताने के लिए। डेट की बात की जाए तो मात्र 500 करोड़ रुपए कर्ज है कंपनी के ऊपर, जबकि कंपनी 50,000 करोड़ की है, तो इसके मामले में ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट थोड़ा और फाइनेंशियल रेशियो वगैरह इस कंपनी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 250 DMA एंड 200 DMA को यहाँ पे लगाया है। तो ये जो येलो कलर की लाइनिंग जो आपको दिख रही है दोस्तों 50 DMA है, एंड ग्रे कलर की रेशियो है, और वहाँ से ये ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है। तो ये अभी देखा जाए वैसे तो 250 DMA के भी ऊपर है, डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के माइंडसेट में यही होगा कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, जब नज़दीक आएगा तो लिया जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल रेशियो को और भी अच्छे से देख लेते हैं। तो कंपनी के यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सेल्स की बात की जाए तो सेल्स सितंबर 2024 में लगभग यहाँ पे देख सकते हो दोस्त 11,000 करोड़, दिसंबर में 1,070 करोड़, मार्च 2024 में 1651 करोड़। तो यहाँ जो सितंबर 2024 में थी वहाँ से कैसे इसने रिकवर किया है, एंड 1600 करोड़ के आसपास इसके हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 2024 से लेते हैं तो 196, एंड यहाँ से सीधा 234 के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गई है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज में बात की जाए तो लगभग 24% ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यानी बढ़ रही है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मार्च 2024 में 23% है, जून 2024 में 26% है, फिर सितंबर में देखा जाए तो 18% हो गए, थोड़ा नीचे डाउन गया, एंड दिसंबर 2024 में बात की जाए तो 23% है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या तो कंपनी की बढ़ रही हो या उसी रेंज में हो तो अच्छी है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिन प्रतिदिन घट रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी को, मैनेजमेंट को उतने अच्छे से बिजनेस नहीं कर पा रही है एंड अच्छे बिजनेस ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से ये कवर अप हो जाती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे बड़े मायने रखता है। और भी इंपॉर्टेंट रेशियो को दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक का CAGR पहले देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर में 64% है, 3 ईयर में देखा जाए तो सीधा डबल यानी 107% CAGR किसको बोलते हैं दोस्तों। 107% CAGR मिले तो आपके पैसों को तो कई गुना मल्टी वगैरह रिटर्न दे सकते हैं। 1 ईयर की बात की जाए जहाँ पे बहुत ऐसे अच्छे कंपनी थे जिसमें स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं थे, फिर भी इस कंपनी ने 10% के आसपास CAGR दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। चलिए रिजर्व्स वगैरह की बात कर लेते हैं कंपनी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व्स कंपनी की बढ़ रही है या घट रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2020 में यानी ये एनुअल रिपोर्ट है, तो मार्च 2020 में 3600 करोड़ थी। मार्च 2021 में देख सकते हैं रिजर्व्स बढ़ाया धीरे धीरे कंपनी ने। मार्च 2021 में लगभग 4846, मार्च 2022 में 4228, मार्च 2023 में देखा जाए तो 4292, एंड मार्च 2024 में लगभग 5000 के आसपास इसका रिजर्व्स बढ़ा है कंपनी का कहीं ना कहीं। CWIP भी है यानी कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस 511 करोड़ है, तो ये भी जुड़ जाएगा जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है, तो ये एसेट में जुड़ जाएंगे। अब दोस्तों इसके प्रमोटर होल्डिंग को भी देख लें। तो प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं सितंबर 2022 में लगभग 73% के आसपास थी, तो वहाँ से अभी भी लगभग 70 के आसपास है। तो प्रमोटर को अभी भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा है एंड उन्होंने अपने शेयर को वैसे ही रखा है। FIIs की बात की जाए दोस्तों तो लगभग
4% यहाँ पे FIIs है। DIIs ने भी लगातार इसमें अपने कहीं ना कहीं स्टेक को बढ़ाई है। एंड पब्लिक की बात की जाए तो यहाँ पे 22% के आसपास पब्लिक है। तो इस तरह से दर्शाती है किसी भी कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग ही अगर 50% से ऊपर है तो कंपनी को कहीं ना कहीं हम अच्छे संकेत दे सकते हैं एंड वो कंपनी अच्छी ग्रो कर सकती है। तो दोस्तों हमने जो 3 शेयर बताए हैं ये कहीं ना कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बियर मार्केट में। आप इसे फंडामेंटल एनालिसिस हमने जैसा इस वीडियो में कर दिया है तो आप इसे गुड कंसीडर कर सकते हैं एंड इसे वॉच कर सकते हैं। हालांकि बियर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है अच्छे स्टॉक में निवेश करने के लिए। ये जो वॉलेटिलिटी है ये समाप्त भी हो जाएंगी एंड फिर से अच्छे इंडाइसेस हो जाएंगे, लेकिन आपका अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है तो अच्छी रिटर्न जरूर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड।